और बड़ी खबर है, उपचुनाव का आज परिणाम आएगा। कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। धरियावद और वल्लभनगर सीट पर काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की साख दांव पर। एक और बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में काउंटिंग सेंटर पर मीडिया को रोक दिया है। अधिकृत परमिशन के बावजूद पुलिस वालों ने मीडिया को रोक दिया। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को रोक दिया। काउंटिंग सेंटर पर जाने से मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है। मतगणना केंद्र पर भारी अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। अब बड़ी खबर, अधिकृत परमिशन थी मीडिया कर्मियों के पास, बावजूद इसके पुलिस अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को वहां पर जाने से रोक दिया है। प्रतापगढ़ में काउंटिंग सेंटर पर मीडिया को रोका गया है। काउंटिंग सेंटर पर जाने से मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है। मतगणना केंद्र पर भारी अव्यवस्था है और शायद मीडिया कर्मियों के कैमरे में यह व्यवस्थाएं कैद ना हो जाएं, इसी वजह से इन मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उनके पास अधिकृत परमिशन है, बावजूद इसके पुलिस अधिकारियों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं वहां पर बड़ी अव्यवस्थाएं हैं और वो अव्यवस्थाएं जनता के सामने ना आ जाएं, उन अव्यवस्थाओं को छुपाया जा रहा है और इसी वजह से मीडिया कर्मियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। बड़ी खबर, चलिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयपुर से चंचल सनाडिया हमारे साथ जुड़े हैं और कपिल माफ कीजिए, उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े हैं और प्रतापगढ़ से चंचल सनाडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल, बड़ी खबर, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। बड़ी खबर, विधानसभा उपचुनाव काउंटिंग शुरू। 2 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू। 8 बजे का वक्त था और तय समय पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। धरियावद और वल्लभनगर सीट पर अब मतगणना शुरू हो चुकी है दोनों सीटों पर और कुछ देर बाद, यानी बताया जा रहा है 9 से 10 बजे के बीच रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 10 बजे के आसपास रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 12 बजे तक तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। लेकिन अगर रिकाउंटिंग होती है तो समय और बढ़ सकता है। दोनों सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 बजे का वक्त था और तय समय पर धरियावद और वल्लभनगर सीट पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग शुरू, दोनों सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। धरियावद और वल्लभनगर सीट पर 8 बजे का वक्त था और तय समय पर ही काउंटिंग शुरू। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है और आज साफ हो जाएगा कौन होगा धरियावद और वल्लभनगर का सुल्तान। क्या पहले की तरह एक एक सीट दोनों पार्टियों के पास जाती है या फिर दोनों ही सीट किसी एक पार्टी के कब्जे में जाएगी, ये कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। यानी तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों सीटों की स्थिति पूरी तरह से, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इन चुनावों को सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, लेकिन हालांकि इन चुनावों से, इन दोनों सीटों से कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन साख का सवाल, ये दोनों चुनाव जरूर बन गए हैं। चलिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयपुर से कपिल शिमाली और प्रतापगढ़ से चंचल सनाडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चंचल, मैं आपके पास आ रहा हूं। मीडिया कर्मियों को रोका गया है, परमिशन है उनके पास, बावजूद इसके उन्हें रोका गया, क्यों, कारण? जी बिल्कुल सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया कर्मियों को निर्वाचन मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए पहुंचे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। तो पूछने पर बताया गया कि अभी अंदर आपको प्रवेश नहीं दिया जाता। उसके बाद में काफी मशक्कत के बाद मीडिया कर्मियों को अंदर प्रवेश दिया गया, लेकिन यहाँ पर भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ मीडिया कर्मियों को एक तरफ ला करके खड़ा कर दिया गया, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उनकी ओर से साफ निर्देश थे कि मीडिया कर्मियों के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ उन्हें सभी प्रकार की जो
मतगणना से संबंधित सूचना है वो उन्हें वहाँ मिलेगी। उसके लिए एलसीडी स्क्रीन और सभी व्यवस्था की जाने की, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर मीडिया कर्मियों को एक तरफ खड़ा कर दिया गया है और अभी तक भी किसी प्रकार की सूचनाएं नहीं मिल पा रही है। इसके चलते मीडिया कर्मियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे सूचनाएं मिलने में भी काफी देरी हो रही है। ठीक है चंचल, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। आपकी आवाज़ कुछ साफ नहीं पहुंच पा रही है दर्शकों तक। कपिल, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, 4 मिनट हो गए हैं काउंटिंग शुरू हुए, अपडेट। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सुमित, ठीक 8 बजे के साथ ही काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जो कि रिकॉर्ड रूम बनाए गए थे जहां पर ईवीएम रखी गई थी, सीलबंद वे रिकॉर्ड रूम थे, वहां से सील खोलने के बाद में ईवीएम को बाहर निकालने की प्रक्रिया इस समय की जा रही है। कुल 2 कक्ष काउंटिंग के लिए बनाए गए हैं। वल्लभनगर विधानसभा में 23 राउंड की काउंटिंग की जाएगी। 2 कक्ष में 7-7 टेबल लगाए गए हैं। कुल 14 टेबल पर वल्लभनगर विधानसभा सीट की 23 राउंड में ये काउंटिंग पूरी होगी और ठीक 8 बजने के साथ ही प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। 1049 डाक मतपत्र प्राप्त हुए थे। वो 1049 डाक मतपत्रों की जो काउंटिंग है वो रिटर्निंग अधिकारी के सामने काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा ईवीएम जो है वो एक के बाद एक खुलती जाएगी और बहुत ही जल्दी, ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी पहला रुझान सामने आ सकता है, क्योंकि वल्लभनगर विधानसभा सीट पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। ऐसे में सभी को ये जल्दबाजी है कि वे यहाँ की क्या स्थिति बनने जा रही है इसके बारे में जानकारी जुटाए, तो बहुत जल्दी पहला रुझान सामने आएगा। ईवीएम मशीन अब जो काउंटिंग टेबल है उस पर पहुंचने लगी और काउंटिंग टेबल पर ईवीएम के जैसे ही गणना शुरू होगी, पहला राउंड कंप्लीट होगा, पहला रुझान सामने आ जाएगा और उससे काफी हद तक अब करीब 1 से 1.5 घंटे बाद में स्थितियां जो है वो स्पष्ट होने लगेगी कि वल्लभनगर विधानसभा सीट कौन सी राजनीतिक पार्टी के खाते में जाने वाली है, क्योंकि ये काफी हॉट सीट है। यहाँ पर पहली बार चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर न सिर्फ प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गया था वो यदि सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष इस बात में सफल होगा कि राज्य सरकार की योजनाओं के खिलाफ वो माहौल बनाने में सफल होगा, क्योंकि ये आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो इन चुनावों के जो परिणाम होंगे वो निश्चित तौर पर आगे प्रभावशाली साबित होंगे आने वाले समय में, ये बताने के लिए चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वे जनादेश को आने वाले चुनाव में भुनाते हुए नजर आएंगे। तो ये जो सत्ता का सेमीफाइनल है इसका परिणाम काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो उदयपुर के वल्लभनगर सीट की भी जो है वो उदयपुर के आर्ट्स कॉलेज में शुरू हो चुकी है। कपिल, अगर वल्लभनगर की बात करें, यहाँ की अगर बात करें काउंटिंग की, कितने राउंड में यहाँ काउंटिंग होनी है और आप बता रहे हैं कुछ देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अगर हम तस्वीर साफ होने की बात करें, कितनी देर बाद यहाँ की तस्वीर साफ हो सकती है? जो बताया जा रहा है तय वक्त 12 बजे तक कुछ क्लियर हो जाएगी स्थिति। 12 बजे तक क्या तस्वीर साफ हो जाएगी यहाँ की? मतगणना होगी किसके सर पे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर देखिए, रुझान तो जरूर कुछ ही देर में सामने आने लगेंगे, लेकिन तस्वीर साफ होने में 12 बजे का इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ का मुकाबला बेहद कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। जो राजनीतिक जो चर्चाएं करते हैं उनका ये मानना है कि वल्लभनगर विधानसभा सीट पर जीत का जो अंतर है वो काफी कम रहने वाला है। तो ऐसे में रुझानों के आधार पर पूरी तरह से ये स्थिति स्पष्ट होती नजर नहीं आएगी कि ये सीट कौन से राजनीतिक पार्टी के पलड़े में जाने वाली है, लेकिन जैसे जैसे जो राउंड्स हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे ये स्पष्ट होता जाएगा कि कौन सी पार्टी को यहाँ पर ज्यादा वोट मिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1,82,400 वोट वल्लभनगर विधानसभा सीट पर कास्ट हुए। कुल 71.85% यहाँ पर मतदान हुआ है। 23 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी और माना जा रहा है करीब 10 से 12 राउंड की काउंटिंग जब पूरी हो जाएगी तो स्थितियां जो है वो स्पष्ट होने लगेगी कि किस करवट पर यहाँ का ऊंट बैठता हुआ नजर आता है। जी देखिए, तस्वीर क्या रहेगी ये कुछ देर बाद पता चलेगा। किसके खाते में जाएगी ये सीट ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे अंदाजा लगाना चाहूं जातीय और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, कपिल क्या कहते हैं यहाँ के जातीय और राजनीतिक समीकरण? देखिए, वल्लभनगर विधानसभा सीट पर बेहद रोचक जातिगत समीकरण सामने आते हैं, क्योंकि ये सीट भले ही राजपूत बाहुल्य सीट ना रही हो,
लेकिन उसके बावजूद अब तक यहाँ पर जो लोग जीतते आए, जो विधायक बनते आए, वे सभी राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते आए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर जातिगत समीकरण पूरी तरह से फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि करीबन 20 से 25 हजार के बीच में राजपूत समाज के वोट यहाँ पर माने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद गुलाब सिंह शक्तावत यहाँ से 5 बार विधायक बन चुके हैं, रणधीर सिंह बिंडर यहाँ से 2 बार विधायक बन चुके हैं, राव कल्याण सिंह यहाँ से विधायक बन चुके हैं। तो राजपूत बाहुल्य सीट नहीं होने के बावजूद भी ये जो सीट है हमेशा राजपूत प्रत्याशी के खाते में जाती नजर आई है। और इस बार भी 3 राजपूत प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस ने गुलाब सिंह शक्तावत की पुत्रवधू और दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत पर सहानुभूति कार्ड खेला है। उन्हें ये उम्मीद है कि एक बार फिर ये जो सीट है शक्तावत परिवार के खाते में जा सकती है और सहानुभूति के चलते यहाँ की जनता फिर से कांग्रेस को वोट करेगी। दूसरी ओर आप देखिए कि रणधीर सिंह बिंडर, जो कि भाजपा से 2013 में बगावत करने के बाद में जनता सेना के रूप में एक नई पार्टी बनाकर सामने आए थे और बेहद मजबूती के साथ में इस इलाके में राजनीतिक परिदृश्य को उन्होंने बदल दिया था। 2013 में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में उन्होंने जीत हासिल इस सीट से की थी। तो ये माना जा रहा है कि वे भी काफी मजबूत स्थिति में यहाँ पर हैं, वे भी राजपूत प्रत्याशी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर किया, क्योंकि यहाँ पर राजपूत प्रत्याशी लगातार जीत हासिल करते आए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने, जो ये माना जा रहा था कि उदयलाल डांगी उनके अधिकृत प्रत्याशी होंगे, इसको तय माना जा रहा था, लेकिन इन वक्त पर उनका टिकट बदलकर हिम्मत सिंह जाला को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इन सभी समीकरणों को देखते हुए, लेकिन पहले दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कहता है दोनों सीटों का समीकरण, दिनेश? आप बिल्कुल सुमित, देखिए बेसब्री से इंतजार है दोनों सीटों के नतीजे आने का। और कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस आश्वस्त है दोनों सीटों जीतने को लेकर। कल सीएम गहलोत ने भी कहा कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और सरकार ने जो कामकाज किए हैं उन पर मुहर लगेगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो भी मुद्दे हैं देश में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सबको लेकर आक्रोश है जनता में। और कांग्रेस के पक्ष में जो है दोनों सीटों के नतीजे आएंगे। और कांग्रेस ज्यादा उत्साहित इस बात को लेकर भी है सुमित, क्योंकि पिछले दिनों पंचायती राज चुनाव के नतीजे जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आए। यहाँ पर अलवर और धौलपुर में जो चुनाव है तो कांग्रेस को लगता है कि दोनों सीटें जीतेंगी, लेकिन मुकाबला कड़ा है सुमित। दोनों ही सीटों पर हम ये नहीं कह सकते कि एक तरफा जो है वो जीत किसी की होने वाली है, क्योंकि जीत का अंतर दोनों ही सीटों पर बहुत ज्यादा रहने वाला नहीं है अब तक की जिस तरह की खबरें मिल रही है हमें। क्योंकि वल्लभनगर सीट की अगर बात की जाए सुमित, तो वहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिला। प्रीति शक्तावत हालांकि सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देखी जा रही है कांग्रेस से, और कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा बेहतर कांग्रेस के लिए कोई हो नहीं सकता था। प्रीति शक्तावत का चयन कांग्रेस ने किया, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है उदयलाल डांगी से, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार है। इसके साथ ही जनता सेना से जो भिंडर है, रणधीर सिंह भिंडर, वो मुकाबले में है। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी मुकाबले में बताए जा रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी वहां पर थोड़ी कमजोर स्थिति में है वल्लभनगर में। लेकिन नतीजे जब आएंगे तब देखने वाली बात होगी कि किस तरह का नतीजा सामने आता है। और दूसरी तरफ हम धरियावत सीट की अगर बात कर लें सुमित, तो धरियावत सीट पर भी मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। कांग्रेस की ओर से नगराज मीणा यहाँ प्रत्याशी हैं, तो भाजपा की ओर से खेत सिंह वहां पर उम्मीदवार है। नगराज मीणा लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस का खास फोकस था। सीएम अशोक गहलोत ने भी ताबड़तोड़ सभाएं इस क्षेत्र में की थी, पिछले दिनों हमने देखा था। इसके साथ ही दूसरे जो नेता थे वो भी लगातार इस क्षेत्र में, क्योंकि ये सीट जो है धरियावत की सीट, ये लगातार 2 बार से भाजपा के खाते में जा रही थी। और ये सीट जो है, इस सीट पर आरएसएस का जो है वो अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। वहां पर जो खेत सिंह है उन्हें पहली बार टिकट मिला है, और काफी चौंकाने वाला नाम था जब भाजपा की ओर से उन्हें टिकट दिया गया तो। लेकिन बाद में मुकाबला जो है वो कड़ा हुआ, और ये माना गया है कि खेत सिंह काफी अच्छे टक्कर जो है वो नगराज मीणा को दे रहे हैं। और मुकाबला जो है धरियावत सीट पर भी बहुत कड़ा होने वाला है। लेकिन दावे हालांकि अपने अपने हैं, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि धरियावत सीट भी कांग्रेस के खाते में आ रही है। और कांग्रेस नेता जो है वो बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह की भाषा उनकी है वो ये कह रहे हैं कि दोनों सीटों पर हर हाल में कांग्रेस की जीत होने वाली है। ठीक है दिनेश, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास।
आरएलपी के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। वल्लभ नगर में आरएलपी किस तरह से अपना पैंतरा खेल रही है। चंचल, क्या पहला सवाल तो चंचल ये एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त जब मैंने आपसे सवाल पूछा था आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंची थी, पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया गया उनके पास अनुमति होने के बावजूद, क्या कारण रहा? और दूसरा, क्या चल रहा है वहां पर अब? भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने वो भी अपने जी, अब अगर यहाँ बात की जाए तो अब पोस्टल बैलेट की गणना शुरू हो चुकी है और मतगणना का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी देखरेख में ये सारी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अगर मीडिया कर्मियों को प्रवेश देने की बात की जाए तो मीडिया कर्मी जब यहाँ पहुंचे थे, जो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो उन्हें प्राधिकार पत्र दिए गए थे, उसके बावजूद मीडिया कर्मियों को एक बार पहले गेट पर रोक दिया गया। उसके बाद में काफी अधिकारियों से और सभी को अवगत कराने के बाद और उनको जोड़ देने के बाद में अधिकारियों ने उन्हें एक जगह खड़ा कर दिया है जहां से मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे हैं। अभी अगर बात की जाए तो मेरे पीछे सामने की तरफ में जो उधर मतगणना की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर सारे कार्मिक लगे हुए हैं और अभी पोस्टल बैलेट और गिने जा रहे हैं। जी सुमित। ठीक है, चलिए दिनेश, आरएलपी की स्थिति के बारे में जानना चाह रहा हूं मैं आपसे। आरएलपी ने भी इस बार जो प्रत्याशी उतारा है, बीजेपी से काट कर आरएलपी अपने पास ले गई। बीजेपी से नाराज था वो प्रत्याशी और फिर आरएलपी उसे अपने साथ लेकर चले गई। क्या कहता है आरएलपी का समीकरण वहां पर? आरएलपी जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो प्रीति शक्तावत को। ठीक है दिनेश, मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर आ रही है, रीट का परिणाम आ गया है। रीट अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, परीक्षा का रिजल्ट जारी। रीट समन्वयक ने परिणाम जारी किया। 60% से अबव जो बच्चे बैठे हैं उनकी संख्या जिन्होंने प्राप्त किए मार्क्स, उनकी 1,63,074। बड़ी खबर, रीट परीक्षा इंतजार खत्म, परीक्षार्थियों का रीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 8 बजे का वक्त था परिणाम जारी करने का। 8 सवा 8 के बीच में कहा जा रहा था परिणाम जारी कर दिया जाएगा और परिणाम जारी कर दिया है। रीट परीक्षा का परिणाम जारी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। केवल डाइवोर्सी, विडो या एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 50% अंक से ऊपर प्राप्त किए हैं वो 2,913। पीएच फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए 40% मान्य है, उनकी 7,629। टीएसपी सहरिया उनके लिए 36% पे उत्तीर्ण मानते हैं, उनका 16,948। लेवल 2 ये ना लेवल 2 इसमें कैटेगरी वाइज कुल परीक्षार्थी सामान्य श्रेणी के जिन्होंने 60% से ऊपर प्राप्त किए 47,079। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में जिन्होंने 55% से ऊपर अंक प्राप्त किए 3,82,112। डाइवोर्सी, विडो, एक्स सर्विसमैन 50% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 7,201। फिजिकल हैंडीकैप 40% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 12,669। टीएसपी सहरिया 36% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 41,990। ये परीक्षार्थी इसमें पात्र होंगे, परीक्षा के पात्रता इनको मिलेगी। इनमें से इनके एकेडमिक इंडेक्स जुड़ने के बाद जो मेरिट तैयार होगी उसके आधार पर भर्तियां होगी। मैं आज रीट लेवल प्रथम व द्वितीय परीक्षा का परिणाम प्रोविजनल रूप से घोषित किया जाता है। इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता रीट परीक्षा 21 के विज्ञप्ति संख्या 1/2021 के अनुरूप होनी चाहिए, वही इसके पात्र होंगे। परीक्षा में नियत मापदंड अनुसार अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को ही पात्र माना जाएगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 लेवल प्रथम में बीएड, डीएलएड, एनआईओएस से योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 1853
2021 में पारित आदेश दिनांक 24/9/2021 की पालना में रोका जा रहा है। रीट लेवल द्वितीय का भी परीक्षा परिणाम प्रोविजनल रूप से जारी किया जाता है। रीट लेवल प्रथम एवं द्वितीय के जिन अभ्यर्थियों पर अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है, उनका परीक्षा परिणाम रोका गया है तथा इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करना प्रक्रियाधीन है। भविष्य में भी दौरान अनुसंधान ऐसा पाए जाने पर उनका परीक्षा परिणाम निरस्त करने योग्य होगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने में यद्यपि पूर्ण सावधानी रखी गई है, फिर भी कोई त्रुटि रह जाने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट कार्यालय का फैसला सर्वमान्य होगा। रीट परीक्षा 2021 के परिणाम माननीय उच्च न्यायालय की याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को श्रेणी संबंधी, विषय संबंधी शिकायत हो, वे जिन्होंने पहले आवेदन किया है, ऐसे सभी अभ्यर्थी दिनांक 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रीट वेबसाइट www.readbscr21.com पर अपने आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति पश्चात कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज सभी रीट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लंबे समय से प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को सफलता मिली, यह पूरे प्रदेश के शिक्षा जगत के लिए प्रसन्नता का विषय है। कतिपय अभ्यर्थियों को आशा अनुरूप परीक्षा परिणाम नहीं मिलने पर दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन मेहनत करें, कार्य करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जीवन का यह अंतिम पड़ाव नहीं है। अतः उन सभी अभ्यर्थियों के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि हौसला रखें एवं प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको सारे पत्र जिसमें सारे डेटा है वो सब आपको दी जा रही है, जिसमें कितने बच्चे बैठे। मेरिट बता देता हूं मैं आपको। लेवल फर्स्ट में जो सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए वो अजय वैष्णव वैरागी, जिसने 148 मार्क्स प्राप्त किए आउट ऑफ 150, अजमेर के अजय वैष्णव वैरागी। सेकंड क्या, उसके भी 148 है, दोनों बराबर है। गोविंद सोनी, ये उदयपुर के गोविंद सोनी, उदयपुर। सेकंड क्या, दोनों प्रथम है, मार्क्स बराबर है। सेकंड पे 146 मार्क्स आए हैं, उसमें फर्स्ट है अभिजीत शर्मा भिलवाड़ा के, दामोदर पारिक जयपुर के, किरण सिंह जयपुर के, प्रकाश बारा के, मोहम्मद सईद अजमेर के, मंगल चंद शर्मा अलवर के, श्रुति भारद्वाज भिलवाड़ा के, सांवरलाल डांगी भिलवाड़ा के, राहुल कुमार जयपुर, विकास शर्मा जैसलमेर, संजय कुमार मीणा कोटा, राकेश अबासारा सीकर, विनोद कुमार प्रजापत श्रीगंगानगर, बनवारी लाल बारा, सवई राम हनुमानगढ़, रवि कुमार करौली। ये कुल लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जो लेवल 1 में, जिन्होंने 148 से लेकर 145 मार्क्स प्राप्त किया। तो ये बड़ी सुखद बात है कि लगभग 12 जिले के बच्चे लिस्ट में आए पूरे राजस्थान में। लेवल 2 के लिए जो टॉप कैंडिडेट है, उसमें 3 टॉप कैंडिडेट है जिनके 146 मार्क्स आए हैं। किरण सिंह श्री गंगानगर, सुबी पारिक बीकानेर, निम्बाराम राजसमंद, तीनों को 146 मार्क्स मिले आउट ऑफ 150। 140 मार्क्स मिलने वालों के 145, इसमें आमिर खिलजी अजमेर, मोनिका जाट चित्तौड़गढ़, दिनेश सेन चित्तौड़गढ़, संजय खान जयपुर, वर्षा लादूराम चौधरी नागौर, सुमित कुमार बीकानेर, विकास यादव अजमेर, मांगीलाल शर्मा जयपुर,
पारुल चौधरी जयपुर, चित्रेश कांत भट्ट जयपुर, रविकांत बेरवा सवाईमाधोपुर, आनंद सिंह सीकर, ललित कुमार श्री गंगानगर, दीपक चौधरी धौलपुर, मेघा चौधरी हनुमानगढ़, खुशबू शर्मा करौली, कृष्णा चौधरी जयपुर, धर्मराज चौहान जयपुर। इसमें भी लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जिन्होंने 146 से 144 मार्क्स अर्जित किए। तो ये बहुत सुखद बात है कि सभी जिलों से बच्चे आए हैं। परीक्षा पारदर्शी रूप से हुई है। इससे आपको, हमको, पूरे प्रदेश को ये संदेश जाता है कि परीक्षा पारदर्शी रूप से हुई है। मेहनत करने वाले अच्छे अभ्यर्थियों को अवसर मिला है। इस कार्य को संपादित करने में मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी अधिकारी, कर्मचारियों सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इनको मेरी ओर से, प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि कम समय में परीक्षा परिणाम और परीक्षा की सफलता अर्जित की। इस कार्य में राजस्थान सरकार ने, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना इंटरेस्ट लिया, ये आपको नहीं पूरे प्रदेश को, देश को ज्ञात है कि इतनी 25,71,000 बच्चे जहां एनरोल्ड थे, जिसमें लगभग 22 लाख बच्चे परीक्षा में प्रविष्ट हुए दोनों समय में। सभी को इतना सुविधाजनक रूप से राजस्थान में, चाहे बाहर के आए, उन सभी को सारी सुविधाएं मिली। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जाते वक्त भी आपने देखा कि कहीं पर भी कोई हंगामा, लूट-फूट नहीं हुई। उसके लिए सरकार ने इस परीक्षा को पारदर्शी कराने में इतनी मदद की। शायद पहली बार पूरे भारतवर्ष में किसी प्रदेश में 25 लाख बच्चों की परीक्षा एक दिन में संपन्न हो और वो शांति। रीट लेवल 1 और लेवल 2 का परिणाम जारी। 26 सितंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी और आज 8 बजे जो तय वक्त था, परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म। लेवल 1 में अजय वैष्णव ने टॉप, लेवल 1 में गोविंद सैनी दूसरे स्थान पर, और परीक्षार्थियों ने जिन्होंने क्रमानुसार टॉप किया है उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के परिणाम। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अलग इलाके के अनुसार खुलती है। जिस इलाके में किस इलाके में कौन सी पार्टी का वजूद ज्यादा है, किसका अस्तित्व ज्यादा है, ये उस पर डिपेंड करता है। उस क्षेत्र की जब ईवीएम खुल रही होती है तो उसके पक्ष में नतीजे जाना शुरू होते हैं, और जब दूसरे इलाके की ईवीएम खुलना शुरू होती है तो किसी दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में नतीजे जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल पहला रुझान जो है वो न्यूज 18 पे हमने दिखाया दर्शकों को कि पहला रुझान जो वल्लभनगर से आया वो जनता सेना के। बिल्कुल दिनेश, आज हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मेहमान बने हुए, आप भी बने रहिए। मैं फिर से लौटूंगा राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से और विक्रम सैनी। विक्रम सैनी जी, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए है कि आपने कहा लगातार चर्चा हो रही थी इन दोनों उपचुनाव को लेकर, और आपने ये कहा कि जो सरकारी मशीनरी है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग जो है वो होता है, और जब भी किसी की पार्टी होती है और विपक्ष जब चुनाव लड़ता है तो आमतौर पर यह कहा जाता है। लेकिन यहां अगर वल्लभनगर सीट की बात की जाए, आप दोनों से मेरा सवाल है, सबसे पहले विक्रम जी आपसे, यहां भले ही पहला रुझान आया है और ये बहुत हद तक मुमकिन है कि रुझान जो है वो नतीजों में शायद ना बदले या फिर बदल जाए, आगे क्या जो है वो नतीजे सामने आते हैं। तो यहां तो पहले रुझान को देखकर यह लग रहा है विक्रम जी कि दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। नहीं, देखिए, अभी आपने जैसे स्वयं इस बात को सामने जाहिर किया है कि ये पहला रुझान है जो 400 से 500 वोटों के अंदर की जो बहुत मामूली सी शुरुआत है। अभी 2.5 लाख से अधिक वोटों की काउंटिंग बाकी है, तो उसके बाद धीरे धीरे सामने आएगा और
निश्चित रूप से आप मान के देखिए कि कांग्रेस सरकार की जो कूटनीतियां रही है, कांग्रेस सरकार की जो जातियां राजस्थान के जनता के प्रति रही है, उनकी वादा खिलाफी जो जनता के प्रति हुई रही है, उस पर जनता निश्चित रूप से मोहर लगाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का काडर वोट है, भारतीय जनता पार्टी में लोगों की एक नेता के प्रति आस्था है और उस आस्था का परिणाम निश्चित रूप से वोटों के अंदर परिवर्तित लेकिन होगा। विक्रम जी, रुझान तो कह रहे हैं कि अगर सरकार जो है, जनता जो है सरकार से खुश नहीं है, तो कोई तीसरे विकल्प की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तो बहुत मामूली सी शुरुआत है। आप 250 वोटों में से 400 वोटों को आप कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे? तो आप आश्वस्त हैं कि ये जो है रुझान आप ही की तरफ आने नहीं, मैं वाला है? निश्चित रूप से आश्वस्त हूं। देखिए, जनता का भरोसा होता है किसी भी नेता के प्रति, उस पार्टी के मुखिया के प्रति, उस कमिटमेंट के प्रति जो लिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी अगर किसी बात को बोलते हैं, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, सीए हो या अन्य कोई मुद्दे हो, उनको जिस प्रकार से मुद्दों को रखता है, भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दों को पूरा करके जनता के सामने खड़े भी उतरे हैं। यहाँ कांग्रेस की तरह किसानों के ऋण माफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिला सुरक्षा के नाम पे वोट प्राप्त नहीं किए जाते हैं, जो राजस्थान की जनता ने पिछले कुछ समय में ही उनकी परिणाम जनता के सामने और परिणाम उनको जनता भुगत रही है। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, साफ तौर पर कहना है विक्रम जी का कि ये बहुत 200-400 वोटों का अनुमान के आधार पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब नतीजे बदलेंगे तो सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में होगी। देखिए आसिफ भाई, जहाँ तक भाजपा इस पूरे मुकाबले में कहीं है ही नहीं। एक्चुअली अगर आप वल्लभनगर की बात करेंगे तो चतुष्कोणीय मुकाबला है, भाजपा चौथे नंबर पर जाएगी। और जिस तरीके से आपने पूरे चुनाव के दौरान देखा, जो अंतरकलह हर सीट पर इनको देखने को मिला, जिसमें इनका पूर्व प्रत्याशी था जो आरएलपी से चुनाव लड़ रहा है, जो इनके खुद के कभी विधायक रह चुके हैं या वसुंधरा जी के खेमे में माने जाते हैं, रणदीप सिंह बिना, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है जनता सेना से। तो ये किस बात की बात करते हैं? वसुंधरा जी ने पूरे चुनाव से दूरी बना के रखी। और जिस तरीके से मतलब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है अपनी गलत बयानी के लिए, गलत भाषा के लिए, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर मैंने मतलब डांगी को टिकट नहीं दिलवाई तो क्या मैं फांसी खा लूं, तो मतलब इस तरीके के बयान है। उसमें दूसरा आपने अगर दरियाबाद का देखा होगा तो खेत सिंह जो मीणा चुनाव लड़ रहे हैं और कन्हैया लाल जी को टिकट नहीं मिला, जो कि निवर्तमान जो मतलब दिवंगत विधायक के पुत्र हैं, और जो इनकी अंतरकलह थी, और उसमें इनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कहा था कि पिछली बार पैसे लेकर गौतम लाल मीणा को टिकट दे गई। तो ये इनका चाल चेहरा और चरित्र पूरी दुनिया, क्या मतलब देश के सामने है, प्रदेश के सामने है। आपसी कलह इनका इतना बुरा है। कन्हैया फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है दरियाबंद में, और यहाँ पर डांगी और बिंडर फैक्टर है। कांग्रेस निश्चित रूप से दोनों सीटों पर जीतेगी। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2013 में जिस झूठे वादे और प्रलोभन देकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। आप मुझे बता दीजिए, 7 साल हो गए, 14 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं किसी को भी। दूसरा, 25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 30 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी कर देंगे। मुझे आप बता दीजिए, किसानों की आय दुगनी करना तो दूर की बात है, किसानों की लागत कई गुना बढ़ गई है। डीजल के भाव आप देख सकते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर डीजल के भाव गिरते हैं। मतलब मैं राजेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा, रुझान जो है वो बदले हैं। कांग्रेस के नागराज मीणा यहां पर आगे हो गए और बीजेपी के खेत सिंह जो है वो यहां पर पीछे हो रहे हैं। चूंकि मैंने बार बार दर्शकों को कहा कि विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और ये बहुत शुरुआती रुझान है। अभी सभी आगे पीछे का दौर जारी रहेगा और कुछ समय के बाद जब कुछ घंटे बीत जाएंगे तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। ये जो दूसरा रुझान आया है, ये कह रहा है कि कांग्रेस के नागराज मीणा आगे हो गए हैं और बीजेपी के खेत सिंह जो है वो पीछे हो गए। चंचल सनाड्य हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। चंचल, शुरुआती रुझान है, आगे पीछे का दौर जारी रहेगा, वस्तुस्थिति क्या है ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, अभी ये पहले राउंड की मतगणना का परिणाम रुझान आया है। इसके अंदर खेत सिंह मीणा जो है उनको 3077 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस के जो नगराज मीणा है उन्हें 3414 मत मिले हैं। इस तरह से नगराज मीणा जो है 337 मतों से अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही जो बीटीपी से जो निर्दलीय है उसको 259 मत मिले हैं। जी हाँ चंचल, आपने बताया कि अभी जो है वो शुरुआती वोटों की जो है वो काउंटिंग सामने आई है। आपको लग रहा है, चूंकि आप वहां पर इस समय मौजूद हैं,
रुझान में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, या शुरुआती रुझान में जो सीट जो कैंडिडेट आगे हुए हैं ये सतत चलता रहेगा? जी, ये रुझान जो आएंगे उनमें उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं कहीं जिस हिसाब से इस बार जो वोटिंग का प्रतिशत जो रहा है तो वो कहीं कहीं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसमें कहीं जो वोटिंग का प्रतिशत लसाड़िया जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, गौतम लाल मीणा का गृह क्षेत्र माना जाता था, वहां भी वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहा, 46% रहा था। तो उसके चलते सीधा सीधा फायदा इसको कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। इसके साथ ही ये जो मुंगाना और पारसोला क्षेत्र है वहां पर भी कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आएगी, क्योंकि वो भी बीजेपी का ही गढ़ था, लेकिन वहां भी वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कम रहा था। इसके साथ ही जल्लारा उपखंड जो है, जल्लारा में भी काफी कम 34% मतदान हुआ था। तो उसके चलते भी कहीं कहीं इसका खामियाजा जो है वो भाजपा को ही भुगतना पड़ सकता है। जी चंचल, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से राजेंद्र मेघवाल जी, धरियावत से ये जो रुझान आया है ये कह रहा है कि कांग्रेस आगे, चूंकि ये कहना बहुत जरूरी है कि ये पहला रुझान है। वल्लभनगर का रुझान आपको बताया, धरियावत का रुझान आ गया है, ये रुझान बना रहेगा, आपको उम्मीद है या फिर जो है वो बदलेगा? आसिफ भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों रुझान मतलब जो आ रहे हैं वैसे तो प्रारंभिक हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती है। पोस्टल बैलेट मुश्किल से 400 साढ़े 400 वोटें हर मतलब निर्वाचन क्षेत्र में होते हैं, और जहां मतलब आप समझिए करीबन 2.5 लाख वोटों में से अगर 60% की भी पोलिंग हुई है तो करीबन 1.5 लाख वोट गिने जाने हैं। तो 1.5 लाख वोटों के अंदर ये परसेंटेज काफ़ी कम है। जैसे जैसे मतगणना का मतलब बढ़ेगी आगे, उसमें ये रुझान पुख्ता होंगे। और हमारा जो पूरा का पूरा मानना है, हमने जैसा कि बताया कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 25 सांसद 2014 में भी जीते थे और 2019 में भी जीते, लेकिन उन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया, इनके पास गिनाने के लिए एक भी ऐसा मतलब वादा नहीं है जिनको इन्होंने पूरा किया हो। दोनों उपचुनाव से रुझान सामने आ रहे हैं और आप जो है वो दोनों ही रुझानों में, भले ये रुझान है शुरुआती रुझान है, लेकिन दोनों रुझानों में आप कहीं नहीं है। आसिफ जी देखिए, अभी भिंडर साहब आगे चल रहे थे, फिर कांग्रेस पार्टी आगे आई है, तो ये बहुत शुरुआती रुझान है। और अब तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी अब आगे आने वाली है। और फिर एक बार बढ़त की शुरुआत आप मानिए 400 वोटों में जिस तरह से हुआ, तो 400 वोटों में 1.5 लाख से 2 लाख वोटों का आकलन करना बहुत ही मुश्किल होगी, और उन्हें अभी से तय करना भी नाइंसाफी होगी परिणाम के प्रति। तो थोड़े से समय तक इंतजार करिए, आप भी यहीं पे हैं और मैं भी यहीं पे आपके साथ मौजूद रहूंगा। निश्चित रूप से बढ़त मिलेगी। दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को आपने सुना, दोनों रुझान भी आपके सामने इस समय टीवी पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथी जो हैं वो ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। और ये रुझान अवधेश जी क्या कहते हैं राजनीतिक नजरिए से? एक जगह जैसा कि न्यूज 18 राजस्थान ने लगातार बताया कि एक जगह चतुष्कोणीय मुकाबला बन रहा है और उसकी बानगी आपने अभी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखी, और दूसरी जगह से जो है वो कांग्रेस का रुझान आगे। चूंकि ये रुझान है इसलिए इनको नतीजों के तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी रुझानों में कहीं नहीं है। अवधेश जी। आसिफ जी, जो दोनों जगह से रुझान सामने आ रहे हैं वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वल्लभनगर में तो भारतीय जनता पार्टी, भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहें, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में नहीं है। तीसरे और चौथे स्थान के लिए वहां पर संघर्ष पार्टी कर रही है। धरियावद में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा चांस था, क्योंकि वहां पर वो स्ट्रांग होल्ड भी है भारतीय जनता पार्टी का, और जो 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर बड़े अंतर से भाजपा वहां पर जीती थी। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवार का चयन हुआ, बगावत हुई, फिर उनकी मान मनोबल हुई, उनको मनाया गया, उसके बावजूद भी जो पूरी रणनीति अपनाई कांग्रेस ने, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिवंगत विधायक के घर गए, और जो पहले राउंड का, क्योंकि जो वल्लभनगर है वहां तो पोस्टल बैलेट का रुझान आया है, लेकिन जो धरियावद है वहां पर पहले राउंड का रुझान आ गया है, ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट हो गई जी। तो ईवीएम के काउंटिंग में भले ही बहुत शुरुआती स्तर पर है भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ना, क्योंकि वल्लभनगर में उनके लिए कोई चांस नहीं है, जो भी है यहीं पर है जी। तो यदि ये रुझान परिणाम में बदलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा चुनाव राज्य सरकार की विफलता को मुद्दा बनाकर लड़ा है। अवधेश जी, हमने पहले भी चर्चा की थी, जब हम जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन भी हम साथ में बैठे थे, और चर्चा ये चल रही थी कि दोनों ही सीटों के ऊपर बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे थे कैंपेनिंग के लिए,
और अपने कामों को गिनाने के लिए। सत्ता पक्ष पहुंचा था कि हमने क्या कुछ किया, विपक्ष पहुंचा था कि हम क्या कुछ कर पाएंगे या कर सकते हैं। लेकिन अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में वो बड़े दिग्गज, वो बड़े पॉलिटिशियन जो वहां पर पहुंचे थे, सबकी अपनी अपनी साख का सवाल भी कहीं ना कहीं बन गया है। बिल्कुल आसिफ जी, क्योंकि पार्टी जब बड़े नेताओं को वहां पर डेप्यूट करती है, वहां पर उनकी ड्यूटी लगाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जिम्मेदारी उनको देती है, वो वहां पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी साख का सवाल वहां पर बन जाता है चुनाव। और जिस तरह के बयान, आक्रामक बयान चुनाव के दौरान देखने को मिले, राजस्थान सरकार के जो मंत्री अशोक चांदना, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि यदि दोनों सीट कांग्रेस नहीं जीतती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इस तरह की इस स्तर पर आक्रामक होकर जब बातें की जाती हैं तो निश्चित रूप से साख उन नेताओं की जुड़ जाती है जो चुनाव के दौरान वहां पर तैनात रहे, जिन्होंने रणनीति बनाई, जिन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। मैसेज डिलीवर करने में कामयाब हो पाई सत्ता पक्ष अवधेश जी दोनों सीटों पर? देखिए, जिस तरह का धरियावत से जो रुझान आया है शुरुआती, यदि वो बरकरार रहता है तो कांग्रेस ने बहुत बेहतर ढंग से चुनाव लड़ा है। और ये पहले भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि इससे अच्छा निर्णय उम्मीदवार के चयन में और चुनाव प्रचार के स्तर पर कांग्रेस नहीं कर सकती थी, जो दोनों सीटों पर उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेटर कर सकती थी। दोनों सीटों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। बल्लभनगर में पहले गुलाब चंद कटारिया ने घोषणा कर दी, जब उम्मीदवार चयन का कोई मसला भी नहीं था, कि रणधीर सिंह बिंडर को वहां से टिकट नहीं मिलेगा। उसके बाद जो टिकट दिया गया, उनके जो पसंदीदा उम्मीदवार थे उनको नहीं दिया गया। इस पर भी अवधेश जी बात, पार्टी वहां पर मुकाबले में नहीं है। लेकिन धरियावद में भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ना निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं, उनके पास सिवाय इस लॉजिक के कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया चुनाव में, ये लॉजिक आगे के डिस्कशन में। और जैसा कि अवधेश जी ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं, दोनों कांग्रेस के कैंडिडेट वल्लभनगर और धरियावद में 3414, हालांकि दोनों ही जगह पे बीजेपी लगातार पीछे बनी हुई है। 1096 वोट वल्लभनगर के अंदर। मैं आपके पास आता हूं निमिषा जी, ये ग्राफिक्स हैं, ये नतीजे आपके सामने टीवी स्क्रीन के ऊपर। हालांकि ये जो है वो घोषित नतीजे नहीं है, ये नतीजे इस समय जो है वो रुझानों के तौर पर सामने आ रहे हैं। और शुरुआत में तो ऐसा रुझान भी आया था कि जनता सेना भी जो है वो 20 वोटों से आगे होती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है निमिषा जी ये नतीजे बदलेंगे, या कहीं ना कहीं जो है वो मैसेज डिलीवर करने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई इन दोनों सीटों के ऊपर? निमिषा जी। आशीष जी, आपने देखा कि राजस्थान की सरकार ने उपचुनाव के अंदर पूरा मंत्रिमंडल से लेकर के नौकरशाही को जिस तरह से बैठा रखा था वहां पर, और पूरा मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन कहूंगी मैं से, इस लोकतंत्र का माखोल उड़ाते हुए प्रयास किए हैं। और अभी शुरुआती रुझानों को हम परिणाम न माने, क्योंकि कांग्रेस का तो एकमात्र उद्देश्य है ये इनके सत्ता में बने रहना है, तो उसके लिए प्रयासरत हैं निरंतर। और वहां के लोगों को लोक लुभावन कहना, यदि आप हमारा कैंडिडेट लाते हो तो हम ये करेंगे, यदि आप हमारे कैंडिडेट लाओगे तो हम आपको बिजली के बिल माफ करेंगे। दोबारा से इन्होंने ऐसे प्रलोभन देने के प्रयास किए हैं। फिर भी ये रुझान है, रुझान के माध्यम से हम परिणाम पर नहीं पहुंच सकते। और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत आधारित पार्टी है, जिसकी एक ही नीति है, राष्ट्र नीति, राजनीति से परे है। और कांग्रेस जो आज है 3 या 4 राज्यों तक सिमटी हुई पार्टी और संसद में 2 अंकों तक सिमटी हुई पार्टी, ये इनके सत्ता में बने रहने के लिए जैसे यहाँ दुरुपयोग कर रही है वो सबके सामने जग जाहिर है। तो ये उपचुनावों के परिणाम को लेकर कांग्रेस में कोई उत्साह तो नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि अपने पंचायती राज चुनाव में भी देखेंगे तो भाजपा और निर्दलियों को मिला करके 1/3 भी वोट ये लोग परसेंटेज नहीं था इनका। तो मैं ये कहूंगी आशीष जी, अभी सदस्यता अभियान ला रहे हैं, 4 दिन पहले उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान लाए थे। ऐसे अभियानों से रुझाने का प्रयास तो निरंतर कर रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ें कमजोर हो चुकी है, क्योंकि सिद्धांत विहीन। और आज भाजपा के नेतृत्व में पूरे भारत के साथ में वैश्विक नेतृत्व जो मिल रहा है, तो आज सबसे पुराना राजनीतिक दल मुद्दा विहीन हो चुका है। राजेंद्र जी, साफ तौर पर बीजेपी प्रवक्ता आपसे कह रही है कि आपने ये जो दोनों रुझान आ रहे हैं जिसमें आप आगे चल रहे हो, इनका सीधा आरोप है आप पे, बिल्कुल आपके बगल में बैठ के आपसे कह रही है कि आपने यहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। और साथ ही ये कह रही है कि कैंडिडेट इसलिए वहां पर जो है आपकी सरकार ने ये कहा कि हम आपको बिजली के बिल माफ तब करेंगे जब आप हमें यहां से कैंडिडेट जिता कर दोगे। यानी कि आपने प्रलोभन देकर ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं आप।
आसिफ भाई, बड़ा हास्यास्पद लगता है। 2014 के अंदर राजस्थान से 25 सांसद जीते थे और फिर 2019 से में भी राजस्थान से 25 सांसद जीते। केंद्र ने क्या दिया, मैं फिर बोलना चाहता हूँ। 2013 से लेकर 18 तक केंद्र की सरकार ने और इस वक्त की वसुंधरा सरकार ने मतलब देश का क्या, राजस्थान का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था रिफाइनरी प्रोजेक्ट, उसको दबा दिया। वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ क्योंकि उससे गुजरात के हितों का मतलब नुकसान हो रहा था और किसी कॉरपोरेट को फायदा हो रहा था, इस वजह से उस प्रोजेक्ट को लटकाए रखा। फिर मैं बताना चाहता हूं कि एसपीएस बघेल जो कि इनके कानून राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आके किस भद्दी भाषा का माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में प्रयोग किया। तो इनके बारे में इनको न तो बोलने का होश है, न कोई बातचीत करने का होश है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं और जिस तरीके की भाषा, और मोदी जी लगातार जो लोगों को झूठे प्रलोभन दे रहे हैं, भाइयों और बहनों क्या हुआ पेट्रोल का, क्या हुआ डीजल का, क्या हुआ रसोई गैस का। आज रसोई गैस का दाम 1000 से ऊपर है, पेट्रोल का भाव 120 के आसपास है। इनको पूछिए ना, इनको बीच में मत बोलिए, निमिषा जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, आप पेट्रोल डीजल पे बात कीजिए ना, आप पेट्रोल डीजल पे बात कीजिए। पेट्रोल का क्या भाव है? देश की बिक्री आपने चालू कर दी, देश के प्राकृतिक संसाधन आप बेच रहे, देश की प्राकृतिक मतलब कंपनियां बेच रहे, देश का पूरा संसाधन आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने पोर्ट बेच दिए। आप बताइए तो सही ना, आप पेट्रोल डीजल के ऊपर बात कीजिए ना। आप पेट्रोल डीजल, मोदी जी कहाँ पे है? मोदी जी पेट्रोल डीजल कम कीजिए। मोदी जी रसोई गैस, आम आदमी रो रहा है, दिवाली पे लोगों के दिवाला निकल गया, इनको पता ही नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। देश हंगर इंडेक्स में दुनिया में 101वें नंबर पे, हंगर इंडेक्स में, सुन लीजिए, हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से पीछे। हंगर इंडेक्स में बात कीजिए ना, आप हंगर इंडेक्स में बात कीजिए। आसिफ भाई ये देखिए ना क्या बात कर रही है, देखिए इनको पूछो, मोदी जी का डंका बज रहा हंगर इंडेक्स। आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था में हम बांग्लादेश से पीछे, चाइना के सैनिक हमारे देश में आ गए। चाइना से इंपोर्ट किसने बढ़ाया? मोदी जी बताइए इस बात का। मापदंड 2 अंकों तक सिमट गए आप चाइना से इंपोर्ट किसने बढ़ाया? आप बात करते हो चाइना की झालन की बात करते हो, चाइना से इंपोर्ट रिकॉर्ड तौर पे बढ़ा है। बात नहीं की है। देखिए अगर आप निमिषा जी एक एक करके, राजेंद्र जी एक एक करके अगर आप बात कहेंगे तो बात शायद जो है वो दूर तक जाएगी और समझ में भी आएगी, लेकिन चूंकि आप दोनों साथ बोल रहे हैं। इनको क्या है कि जब सच सुनाते हैं ना तो इनको बड़ा दर्द होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनको आप बता, चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप सवाल पूछता हूँ, जनता के सामने वोट लेकर आइए। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। चाइना से इंपोर्ट किसने बढ़ाया? बताइए, चाइना से इंपोर्ट किसने बढ़ाया? आपको पता होना चाहिए ना। निमिषा जी आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं, आंकड़ों पे नजर डाल लेते। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, इंडेक्स में 101 नंबर पे आ गया। आप दोनों देखिए, राजेंद्र जी मैं आपको, हम लोग धरियावत और वल्लभ नगर के उपचुनाव पर बैठे। निमिषा जी मेरी बात, राजेंद्र जी स्टूडियो की अपनी एक प्रोटोकॉल होता है, हम उसको फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बहस करते हैं, ताकि क्या बहस जनता की भी समझ में आए, आम लोग भी देखें। क्योंकि इस समय दोनों सीट या कहे कि पूरा राजस्थान जो है वो इन आंकड़ों को देख रहा है, तो बहस में समय बर्बाद ना करके बहुत सार्थक मुद्दों पर बात करते हैं। वल्लभ नगर धरियावत पे बात करते हैं। वल्लभ नगर के जो रुझानी आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं 3283 वोट जो है वो इस समय प्रीति शक्तावत के पास में है, और जो दूसरी सीट है उस पे 3414 वोट जो है वो कांग्रेस के पास में। यानी दोनों ही ग्राफिक्स के जरिए दोनों ही सीटों के ऊपर इस समय जो है वो कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी की स्थिति की बात करें तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के साथ, तो दोनों ही जगह पर बीजेपी लगातार दूसरे नंबर पर बनी हुई है। वल्लभ नगर में 1555 वोट से बीजेपी 2 नंबर पे चल रही है, यानी कि आधे से भी कम वोट वल्लभ नगर में। लेकिन अगर धरियावत की बात करें तो बहुत ज्यादा बीजेपी पीछे नहीं है, यहां पर 3414 वोट, और अगर दूसरे बीजेपी कैंडिडेट की बात करें तो 3077 वोट से वो पीछे चल रहे। रुझान है, परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, लेकिन एक जगह जो कंपीट करना वल्लभ नगर में, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट को अभी आगे आने के लिए आधे से ज्यादा वोटों की दरकार है। यानी एक सीट बहुत हद तक साफ तस्वीर नजर आती हुई, और दूसरी सीट जो है वो अभी कांटे की टक्कर कही जा सकती है। और जो चतुष्कोणीय मुकाबले की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैंडिडेट कहीं बहुत पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। 1704 वोट के साथ और 1974 वोट के साथ
लेकिन धरियावद में तीसरे के लिए कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दो मुख्य पार्टियां हैं जो आपस के अंदर एक दूसरे को टक्कर दे रही है, वो भी कांटे की। एक सीट पे चतुष्कोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और लोगों ने जो है वो दोनों दूसरी पार्टियों को भी यहां पर वोट किया है। एक बार फिर से चर्चा की तरफ चलते हैं। अवधेश जी, जब बात चलती है धरियावद या वल्लभनगर के उपचुनाव की, कांग्रेस और बीजेपी से जब भी सवाल ये पूछे जाते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप वहां पर गए हैं और किन मुद्दों को लेकर वहां पर लोगों ने वोट किया, हालांकि राजनीतिक तौर पर सत्ता पक्ष के लिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी नहीं है कि कहीं उनकी सत्ता इन सीटों के आने से चली जाएगी या रुक जाएगी। बीजेपी के लिए भी ये दो सीटें जीतना या हारना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस मसला ये है कि बीजेपी अगर ये जीत जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाएगा कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहा, जनता नाराज है, ये मैसेज जाएगा। और अगर सत्ता पक्ष जीत जाता है तो कहीं ना कहीं वो ये भुनाने में कामयाब हो पाएंगे कि हमने जो 3 सालों में काम किया है वो जनता ने उसे स्वीकार किया है, इसलिए हमें वोट दिया है। लेकिन जब भी ये सवाल चर्चा के दौरान सामने आते हैं, मुद्दा कहीं से कहीं चला जाता है, इन मुद्दों पे बात नहीं होती। बात सिर्फ वल्लभनगर और धरियावद की क्यों ना हो। अवधेश जी, देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो फोकस था वो राज्य सरकार की विफलताओं को गिना के जनता से वोट मांगने का था। कांग्रेस का पूरा फोकस था कि राज्य सरकार की ने जो जिस तरह से कामकाज किया है और केंद्र सरकार की जो विफलताएं उनको लेके जनता के बीच वो लोग गए। तो ये जो लॉजिक है, ये जो पूरा आपने चुनाव प्रचार किया है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद बदलना नहीं चाहिए जी, ये वहीं पे रहना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी ने यदि राज्य सरकार की विफलताओं पर जनता से वोट मांगा है और जनता ने उनको वोट नहीं किया है, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिता दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जनता, वहां की जनता सरकार के कामकाज से खुश है। फिर आप इस लॉजिक पे क्यों आ जाते हैं कि नहीं राज्य सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया। कंटिन्यू जारी रखेंगे, लेकिन इस दौरान अपने दर्शकों को बता दें कि विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग इस समय जारी है और धरियावद से एक और रुझान इस समय सामने आया है। कांग्रेस के पक्ष में रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दोनों ही सीटों के आंकड़े हम लगातार अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस के नगराज मीणा धरियावद से आगे हैं और बीजेपी के खेत सिंह पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये रुझान है, कुछ देर बाद के अंदर जब बिल्कुल काउंटिंग रुक जाएगी, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, जो धुंधलापन है वो खत्म हो जाएगा, तब जाकर ये पता चल पाएगा कि दोनों सीटों पर बाजी किसने मारी है। और धरियावद के बाद अब वल्लभनगर का रुझान भी आपको बता देते हैं, जो लेटेस्ट रुझान आया है इस समय ग्राउंड जीरो से, और वल्लभनगर सीट से भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहा है। यानी कि वल्लभनगर से कांग्रेस की प्रीति शक्तावत आगे है और बहुत ज्यादा वोटों से आगे है। प्रीति शक्तावत 1432 वोटों से आगे है और जो धरियावद है वहां पर कांटे की टक्कर इस समय चल रही है। यानी कि अगर ये रुझान लगातार बना रहता है, इसमें बहुत ज्यादा जो है फेरबदल नहीं होता है, रद्दोबदल नहीं होता है, तो कांग्रेस के लिए खुश करने वाली खबर हो सकती है, कांग्रेस के लिए राहत वाली खबर हो सकती है। लेकिन बीजेपी लगातार ये 2 नंबर पर बनी हुई है, तो कहीं पर भी बाजी पलटने की नौबत भी आ सकती है। बहुत ज्यादा गैप इसलिए नहीं है कि अगर दूसरे राउंड की काउंटिंग होगी तो हो सकता है कि बीजेपी जो है वो आगे चली जाए, इसलिए इन रुझानों को नतीजा ना मानते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अवधेश जी, मैंने बीच में रोक दिया था आपको, चूंकि ब्रेकिंग आ गई थी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, फिर निमिषा जी के पास चलते हैं। आसिफ जी, देखिए, जो राजनीतिक दल हैं वो सच को अपनी सहूलियत के हिसाब से गढ़ते हैं और उसको बदल लेते हैं। आप चुनाव प्रचार में जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद उन मुद्दों से क्यों आप बदल जाते हैं, क्यों उनसे भटक जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा है कि राज्य सरकार ने कोई काम ठीक ढंग से नहीं किया है, जो जनता से वादे किए थे 2018 में चुनाव से पहले उनको पूरा नहीं किया है, अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको चुनाव परिणाम के बाद ये एक्सेप्ट करना चाहिए था। या तो आप ये कहिए कि हम इन मुद्दों को ठीक ढंग से उठा नहीं पाए, अपना मैसेज जनता तक पहुंचा नहीं पाए, इसलिए चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। आप जब ये कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, तो ये बहुत स्टीरियोटाइप आरोप है। जो भी चुनाव हारता है इसको ये वैसा ही आरोप है कि अगर कहीं पर कांग्रेस जो है वो चुनाव हार जाती है तो कहती है कि ईवीएम का दोष है, और जीत जाती है तो कहती है कि जो है वो सरकार के प्रति जनता में गुस्सा है। बिल्कुल उसी तरह का आरोप है। ठीक है, निमिषा जी, दोनों सीट के ग्राफिक्स आंकड़े आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर,
बहुत ज्यादा स्थिति वल्लभ नगर के अंदर अच्छी नहीं कही जा सकती रुझानों के मुताबिक, लेकिन धरियावद में कभी भी ये जो है वो ग्राफिक्स बदल सकता है, ये ग्राफिक्स, ये आंकड़े बदल सकते हैं। बहुत ज्यादा फर्क धरियावद में नजर नहीं आ रहा है, कुछ 100 वोटों का जो है वो यहां पर नजर आ रहा है, 3414 और 3077। उम्मीदें कहां से ज्यादा है आपको? दोनों जगह आपको लगता है रुझान बदलेंगे? देखिए आसिफ जी, ये रुझानों का आंकड़ा है, जो रुझान है वो आ रहे हैं, लेकिन रुझान भी सोचनीय और चिंतनीय है कांग्रेस के लिए। कितना कम अंतर और अंतर का पलटा जाना, तो नींदें तो इनकी उड़ी हुई है। जो आज तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए, और माकन जी और मंत्रिमंडल विस्तार के इर्द गिर्द जब से कोरोना की सेकेंड वेव गई ना, तब से घूम रहे हैं। सर मेघवाल जी, इनको इनका जवाब पूरा करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। इनको जवाब पूरा करने दीजिए। देखिए मेघवाल जी की भी कंडीशन, हाँ मेघवाल जी प्लीज प्लीज। देखिए कांग्रेस के प्रलोभन और कांग्रेस की जो हालत हो गई है वो ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के युवाओं की बात करते करते कि युवा नेतृत्व का तो छलावा कर रहे हैं सबके सामने। तो आज कांग्रेस यदि उपचुनाव में बढ़त बढ़ा रही है, घटत बढ़ा रही है, तो चिंतनीय तो उनके लिए, क्योंकि जनता तक पहुंचने की बात ये कर रहे हैं, अभियान ये ला रहे। 10 लाख का आंकड़ा यदि इन्होंने बनाया प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग, वो अभी 40,000 को भी पार नहीं कर पाया। उसमें भी प्रशासन शहरों के संग आप देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये सिर्फ अपना लाभ पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस का ये मान चुकी है कांग्रेस की अब दशकों तक भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में नेतृत्व इन दोनों सीटों पर रुझानों में आगे होने के बावजूद भी, देखिए रुझान पर कोई कंक्लूड नहीं कर सकते हम तो ये देख रहे हैं कि ये चिंतनीय रुझान है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि जनता तो सब जान चुकी है, कितने भी प्रलोभन दिए इन्होंने, कितने भी लालच दे दिया कि आप करिए, लेकिन फिर भी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज भाजपा के साथ में खड़ी है। चलिए और आंकड़ों पे बात करते हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, चूंकि हाइपोथेटिकल बातों पर ना जाकर ये जो रुझान सामने है, ग्राफिक्स सामने है, इस पर आपके लिए राहत वाली खबर वल्लभ नगर से है। कांग्रेस जो है वो वल्लभ नगर पे, निमिषा जी सॉरी आई इंटरप्ट योर वर्ड, निमिषा जी हाइपोथेटिकल ओनली, हाँ वही रुझान मैं वही कह रहा हूँ। रुझानों पे बात करें तो रुझानों पे कांग्रेस वल्लभ नगर को देख के खुश हो सकती है, लेकिन धरियावद पर आप ये नहीं कह सकते कि आपको यहाँ पर क्लीन स्वीप मिलने जा रहा है। ये सिर्फ रुझानों की बात है। देखिए आसिफ भाई कि धरियावद के अंदर हमारे जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं विधायक प्रत्याशी, ये विधायक प्रत्याशी थे 2018 के अंदर भी, ये हारे थे, और उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से इम्प्रूव किया, जिस तरीके से आगे आ रहे हैं इसमें, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जैसे जैसे ये मतगणना आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये अपनी मतलब टैली को इम्प्रूव करेंगे और ये निश्चित कंफर्टेबली ये जीतेंगे। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि भाई अब दोनों सीटों पे कांग्रेस आ गया, मतलब वल्लभ नगर पे तो 1400 से ज्यादा का मार्जिन हो गया, जबकि चौंका सकता है, लेकिन नहीं बिल्कुल भी नहीं चौंकाएगा। मैं धरियावद के लिए बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि धरियावद सीट हम बहुत कन्विंसिंगली जीतेंगे, क्योंकि वहां पर कन्हैया फैक्टर है। जिस तरीके से कन्हैया का टिकट काटा गया, जिस तरीके से वहां पर जो लसाड़िया और मुंगाना और जो आपने बताया मतलब क्या बोलते हैं झलारा के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज घटा है ना, उस परसेंटेज घटने का जहां पे भाजपा का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, जहां से गौतम मीणा खुद आते थे, वहां पर चुनाव मतलब वोटिंग परसेंटेज घटा है। तो इसका मतलब ये है कि कन्हैया फैक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इनको पता नहीं है वसुंधरा जी कहीं नजर नहीं आई पूरे चुनाव के अंदर, वसुंधरा जी का रणधीर सिंह भिंडर के साथ में क्या रिश्ता है, या उदयलाल डांगी के साथ में गुलाबचंद कटारिया जी का क्या रिश्ता है, ये बीजेपी इस बात को बार बार साफ कर चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर बैठकर साफ कर चुके हैं कि बार बार वसुंधरा जी वहां पर नहीं पहुंची, क्योंकि उनके अपने घर के अंदर जो है वो उनकी पुत्रवधू है, उनकी तबीयत नासाज है, जिसके चलते वो बता दो समय नहीं दे पाई। जब बीजेपी आपसे ये कह रही है तो इससे आगे बढ़िए ना। नहीं मैं कैसे मान ले आसिफ भाई, कैसे मान ले इस बात को, कैसे मान ले जैसे आगे बढ़िए। वसुंधरा जी ने जैसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत की जोधपुर के अंदर माता जी की शोक सभा में जाके आई, वहां पे जिस तरीके से उन्होंने लोग इकट्ठे किए, कैसे मान लेंगे शोक सभा में 10 मिनट के लिए उपस्थित होना, 3000 में पूरा समय देना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जोधपुर के अंदर 3000-2000 लोगों को वसुंधरा जी ने वहां इकट्ठा किया, तो वो क्या संदेश देना चाहती है। और उनका एक बयान भी आया था कि ये पूरी तरीके से जो ये सीएम का टैग लगा के 6-7 आदमी घूम रहे हैं राजस्थान में भाजपा के लोग,
तो वसुंधरा जी के आगे ये लोग कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा चुनाव भाजपा की अंतरकलह की वजह से भाजपा बहुत बुरी तरह से हार रही है। और यहाँ पर ये देखना चाहिए, आप हमारी नहीं आप छोड़ दीजिए ना, आप बीच में मत बोलिए, आपको कुछ पता नहीं है ना, आपको पता ही नहीं काय का आभार। तो आप राजस्थान की जनता का उन्होंने आपको आईना दिखाया, आपको वल्लभ नगर में आईना दिखा रहे, आपको वहां पे आईना दिखा रहे, कन्हैया लाल का टिकट आपने क्यों काटा? आप बताइए ना, आपने पूरी तरीके से अंतरकलह के अंदर क्या धन्यवाद। आप सुन लीजिए ना, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, महंगाई के ऊपर कुछ बोलती नहीं। उज्ज्वला योजना के 70% सिलेंडर भरवाए नहीं जाते, इनको कुछ पता नहीं है। गृहिणी होके भी गैस सिलेंडर के बारे में बात कीजिए ना, गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर कितने का आता है? निमिषा जी, आपके यहाँ गैस से रोटी नहीं बनती क्या? आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं डलता क्या? आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं डलता क्या? आपको पता है कि नहीं है? पेट्रोल डीजल डालती है कि नहीं डालती? या भाजपा से पैसा मिलता है आपको? मोदी जी आपके खाते में पैसा डालते हैं क्या? काला धन आ गया क्या? आप बताइए ना, नोटबंदी के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, अरबों रुपए का घोटाला हो गया। नोटबंदी के अंदर जो घोटाला हो उसका जवाब दीजिए ना। आपको कुछ पता नहीं है ना, आप जनता के मुद्दे पे जाते नहीं है। महंगाई निमिषा जी, मुद्दा एक बार फिर से डीरेल हो गया, मुद्दा फिर से डीरेल हो गया। आप किसके खाना बनाते हैं बता दीजिए। राजेंद्र जी, सिलेंडर कहाँ से लेके आते हैं? राजेंद्र जी, मोदी जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है अवधेश जी, अवधेश जी, क्योंकि जैसे ही मुद्दे पे जाने की कोशिश करते हैं राजेंद्र जी, देखिए राजेंद्र जी आप शांत रहेंगे, मैं निमिषा जी को करता हूं। निमिषा जी हो गया, निमिषा जी हो गया, निमिषा जी हम वहां नहीं अटके रह सकते। राजेंद्र जी 1 सेकंड, राजेंद्र जी 1 सेकंड, हम 1 सेकंड, निमिषा जी हम वहां नहीं अटके रह सकते। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुकिए सर रुकिए सर, समय की कमी है, समय की कमी के चलते हम सर इस हास प्रयास में, सर ये महत्वपूर्ण समय इस हास प्रयास में खत्म नहीं। निमिषा जी नहीं, ये हास प्रयास में समय को खत्म नहीं कर। अवधेश जी जब भी राजेंद्र जी होनी चाहिए, सुनिए राजेंद्र जी 120 रुपए। 1 सेकंड निमिषा जी, मैं बात कर रहा हूं उनसे। राजेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप। राजेंद्र जी समय की कमी है, राजेंद्र जी समय की कमी है, ठीक है, लेकिन वो दरियावत और वल्लभ नगर पर नहीं होगी। इसके लिए सर अलग से रख लेंगे। सर मैं सर तीसरे गेस्ट को भी समय देना है, सारा समय आप दोनों को नहीं दिया जा सकता। आप मेहरबानी करके इस बात को समझे। अवधेश जी जब भी चर्चा होती है, निमिषा जी प्लीज मेरी विनती है आपसे, मेरा निवेदन है सर, मेरा निवेदन सर, बहुत महत्वपूर्ण समय है, सब पूरा राजस्थान देख रहा है। इस हास प्रयास में समय को खत्म नहीं किया जा सकता। अवधेश जी क्या होता है जब महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा की जाती है और इस तरीके से उलझाकर, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको इस तरीके से खत्म कर दिया जाता है। अवधेश जी। आसिफ जी देखिए, बहुत ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह उनको होना चाहिए। जो भी सत्ता में रहता है उसकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति। आप उस जवाबदेही को प्रकट करने की बजाय, उसको परफॉर्म करने की बजाय सिर्फ आरोप लगाते हैं। आपके ऊपर जब कोई सवाल उठाया जाता है तो आप दूसरे राजनीतिक दल के ऊपर आरोप लेके खड़े हो जाते हैं। इसलिए तो आपको जनता ने नहीं चुना था। मैं दोनों राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। दोनों राजनीतिक दल बहुत बखूबी इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और इससे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो दूर हटते जाते हैं। यदि महंगाई की बात होती है, मैं पक्का आऊंगा आपके पास, महंगाई की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का कोई मुद्दा उठा के, सैनिकों का कोई मुद्दा उठा के या हिंदुत्व का कोई मुद्दा उठा के बच नहीं सकती है उससे। क्योंकि आपने जब वोट मांगे थे 2014 में और 2019 में, तो आपका तो नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे, जवाब भी आपको ही देने होंगे। जवाब देने की बजाय आप दूसरों से सवाल पूछेंगे तो जनता कहां जाएगी? वोट तो जनता ने दिया है, वोट आपको कांग्रेस ने नहीं दिया है। ठीक है, तो जनता को तो जवाब दीजिए ना कम से। अब निमिषा जी और राजेंद्र जी, मेरा आपसे आग्रह, मैं एक एक करके आप दोनों के पास में आ रहा हूं। एक प्रवक्ता जब बोल रहा हूं उसे आप सुने, फिर मैं आपके पास में आऊंगा। निमिषा जी आपसे भी मेरा अनुरोध है कि जब वो कहें तो इसको टोके ना, आप बीच के अंदर उनकी भी पूरी बात सुने, आपकी भी पूरी बात सुनी जाएगी। समय की कमी है ताकि जो है वो हम आगे बढ़ सके। निमिषा जी अब मेरा बहुत सीधा और साफ सवाल है आपसे, आप बहुत टू द पॉइंट रहिएगा। ये दोनों सीटों की ग्राफिक्स आपके सामने और लगातार जो है वल्लभ नगर पे बढ़ती जा रही है और यहां पर भी जिस धरियावत को मैं कह रहा था कि बहुत कम अंतर है, वहां पर भी फासला अब जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में निमिषा जी आप गए थे और आपको लगा कि आप अपने मुद्दों को डिलीवर कर पाए सत्ता पक्ष के खिलाफ? व्हाट टू द पॉइंट? आसिफ जी, रुझानों को परिणाम ना नहीं मान रहे, लेकिन जो लचर आंकड़े कानून सामने आ रहे हैं, व्यवस्था, उसमें बात करते हैं। आंकड़े भी तो रुझान के ही है ना। ठीक है, तो आप हाइपोथेटिकली आंसर मुद्दों- मेरा यही है कि मुद्दों पर- लचर कानून व्यवस्था डिलीवरी तो इनकी नहीं हो पाई। कोरोना की प्रथम लहर में ये होटल में कहते, दूसरी लहर में आवास में कहते। राजस्थान के अंदर तीसरे वर्ष में आ रही है सरकार, और सरकार ने क्या डिलीवर किया ये जनता पूछती है। ये क्या महिला बच्चों को मुद्दों को सुरक्षा दे लेकर पाए? गए? बहुत साफ हम साफ तो सवाल लचर है। कानून व्यवस्था, किसानों की हालत की जो बात की, संपूर्ण कर्ज माफ वो हुआ नहीं। लचर बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो भत्ते पे इतने पेच अटका दिए कि वो भत्ते मिले नहीं और बेरोजगार त्राहिमाम कर रहे हैं। और युवाओं का छलावा किया है, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पाए। बच्चियों की जो हालत है उसके बाद भी महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो रही है। ऐसा राजस्थान जो भक्ति सेवा त्याग का प्रतीक माना जाता था, आज एनसीआरबी के भयावह आंकड़ों से त्रस्त होता राजस्थान जो दिख रहा है सबके सामने। ये बहुत ही सारे अशोभनीय आंकड़े आप दरियावद और वल्लभनगर में डिलीवर कर पाए? जनता निश्चित समझ तौर पाई पर, आपके देखिए, मुद्दों निश्चित को? तौर पर जनता जो है इस आंकड़ों में, देखिए लोकतंत्र की सुंदरता ये है कि सभी क्षेत्रीय अपनी पार्टियां अपनी अपनी बात को लेकर के चुनाव में जाती हैं, और उपचुनाव के अंदर जनता का रुझान जो है निश्चित तौर पर जो रहेगा वो सामने आएगा। लेकिन आज त्रस्त हो चुकी कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाएगा कि आप बताइए आपने इन 3 वर्षों में क्या किया? राजेंद्र जी, इन 3 वर्षों में आपने क्या किया? निमिषा जी का सवाल। और मैं फिर से एक बार ग्राफिक्स की तरफ जाता हूं, जिनको इन्होंने कहा है कि हाइपोथेटिकल है, अभी फिलहाल रुझान है, इनको ये नहीं मानते। जब नतीजे सामने आएंगे तो ये पूरी तरीके से बदल जाएंगे। लेकिन जो फैक्ट है, भले रुझानों का फैक्ट है, ग्राफिक्स के जरिए फैक्ट है, हमारी पूरी टीम मौजूद है ग्राउंड जीरो के ऊपर जो एक एक आंकड़े इस समय न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों तक पहुंचा रही है। और आंकड़े जो है, वो जो रुझान है, वो दोनों ही सीटों पर ये कह रहे हैं कि जो है वो धीरे धीरे बढ़त जो है वो बढ़त का गैप जो है वो ज्यादातर बढ़ता जा रहा है नंबर 2 की सीट बीजेपी से। बहुत संक्षेप में सर, समय की कमी है। आसिफ भाई, ये मतलब जो रुझान है वो बिल्कुल भी हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ईवीएम की मतगणना प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे ये आंकड़े आ रहे हैं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी बहुत कन्विंसिंगली जीतेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जैसा कि शुरू में ही बोल रहा था, निमिषा जी महिला है, गृहिणी है और मतलब प्रोफेशनल भी है, तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल भी भरवाती होंगी, गैस सिलेंडर भी यूज करती होंगी, रसोई मतलब सरसों का तेल भी यूज करते हैं। आप इन्हीं मुद्दों को लेकर गए थे जनता के बीच नहीं, में? बिल्कुल महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। और देश में जिस तरीके से नशीले पदार्थों की तस्करी हुई है, आपने देखा होगा जब से ये पोर्ट निजी क्षेत्र के हाथों में चले गए, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, तब से इस देश के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार बढ़ा है वो पूरे देश ने देखा। पहले तो आपने देखा होगा कि 25 टन से ज्यादा की तस्करी हुई मई के महीने में, जिसका पता भी नहीं चला। उसके बाद 3 टन की तस्करी पकड़ी गई। अब वो आज 5 ग्राम पुड़िया किसी के पास मिलती है। दरियावद पे बात कर रहे हैं सर। नहीं, इसी पे ही बात कर रहा हूं सर। देखिए अभी का वल्लभनगर के दरियावद से इसका मुद्दा है। युवा परेशान है। युवाओं को मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का, प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, और भविष्य में एक बड़ी दस्तक है राजस्थान की राजनीति में। बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, देखिए जो वल्लभनगर के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तीसरे और चौथे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है। फिलहाल चौथे नंबर पर है। और जो आरएलपी है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हालांकि जो उनका उम्मीदवार है वो बीजेपी का बागी उम्मीदवार ही है। तो इस तरह के मजबूत उम्मीदवार मिलते हैं तो उनकी व्यक्तिगत वहां पर लोकप्रियता होती है, उससे चुनाव परिणाम बिल्कुल। ये चर्चा जारी रहेगी। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आंकड़े लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। चूंकि ये रुझान है और रुझान में इस समय दोनों जगह पर जो है वो बीजेपी नंबर 2 और कांग्रेस नंबर 1 पर बनी हुई है। और जो है इन रुझानों के नतीजे क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।